हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। दोस्तों, एक इस प्रोग्राम में जो मैं पूरे भारत के लिए चला रहा हूँ, जो उन बच्चों के लिए चला रहा हूँ जो कि फीस मतलब एफ़र्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या है वो फीस उतनी पे नहीं कर सकते। मुझे पता है देश के हर कोने कोने में बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, जो मतलब ज़िंदगी में अपने कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, उनको चीज़ें कोई बताने वाला नहीं, ना उनके पास फीस है। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए खास करके ये सारी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। और उसी क्रम में मैंने बहुत सारी क्लासेस आप ले भी चुका हूँ। मैं लगभग 20-25 क्लासेस में ले चुका हूँ। तो आप क्या है, सबसे पहले उन सारी क्लासेस को क्या है जाके देखिए जो है, इसके बाद इस क्लासेस पे आइएगा अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने डिसीजन किया था कि मैं सबसे पहले संविधान पॉलिटी आपको पढ़ाऊँगा। पॉलिटी पर एक अच्छी पकड़ ही आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिला सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ पॉलिटी है, लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला कि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए 4 पिलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। तो पॉलिटी उन 4 पिलर सब्जेक्टों में से एक है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसी क्रम में मैं उस 4 पिलर सब्जेक्ट्स में से एक पिलर लेकर आया हूँ, पॉलिटी, जो कि इस समय चल रही है। और हम लोगों ने 15-20 वीडियोज़ इसके पहले, हालांकि मेरी वीडियोज़ छोटी छोटी बहुत बड़ी नहीं है, लगभग आधा घंटे, 35 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे है। तो वीडियो बहुत सारी बड़ी बड़ी नहीं है, तो आप उनको क्या है एक दिन में अगर चाहेंगे तो 4-5 वीडियो पढ़ डालेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हमारा जो है वो है क्या है, संविधान की मांग। आप इसको मान सकते हैं ये संविधान की पहली क्लास है। हालांकि जो क्लासेस मैंने ली हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उनका संबंध इतिहास से भी है, इन सारी चीज़ों से भी है। तो हम इसलिए मैं मान रहा हूँ जो आज की क्लास है इसका संविधान खास करके संविधान से ही है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन पंक्ति में बोलूँगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन। शायद आप कहीं सुने होंगे। ठीक है, मैं अपनी पंक्ति मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ये मेरी पंक्ति है, ना तो मैं कोई शायर हूँ, ना कभी हूँ भैया, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो ये दूसरे की पंक्ति है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने से थोड़ा आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो ठीक है, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रहीं और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। ठीक है, पर आँखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा, पर आँखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी हर बार धरती पे खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा नगर में ढोल पिटा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं। दोस्तों, क्या है, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो दोस्तों, हमारा क्या है, अंत गिरना नहीं। हम कितनी भी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसा कि एडिसन ने देखा, जब एक मकड़ी अपना जाला बना रही थी तो उस दौरान वो कितनी बार ही गिरती, असफल होती, लेकिन लास्ट में फाइनली उसने अपना जाला बना लिया। तो ठीक उसी प्रकार से हम कितनी भी बार गिरेंगे, कितनी भी बार। देखो, ज़िंदगी में बोलता हूँ, अगर जिस आदमी के पास मोटिवेशन मतलब बोलते हैं कि मुझे सर, मैं देखता हूँ क्लासेस देखता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट देखा, फिर मैं कुछ देर बाद फिर से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, या 1-2 दिन बाद ठीक रहता है, फिर इसके बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बल्कि सबके साथ होता है। यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो थोड़ा जाके चेक वक कराइए। ठीक है, हॉस्पिटल में कुछ मतलब मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है फिर नॉर्मल है। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को आगे देखते हुए हम आज की क्लास लेकर आ रहे हैं संविधान की मांग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हालांकि यूपीएससी में तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ही, आप जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन से बताता हूँ, जैसे कि छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बताऊँ कि संविधान की मांग पहली बार किसने रखा था, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग के पास एक संविधान भी होना चाहिए, तो ये चीज़ क्या है कि प्रथम बार अगर हम बात करें संविधान की मांग किसने किया था, वो कौन थे, एम.एन. रॉय, इनका था मानवेंद्रनाथ रॉय, इनका फुल फॉर्म है। तो एम.एन. रॉय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है संविधान की मांग ऑफिशियली नहीं, बस एक अपना विचार प्रस्तुत किया था इस बारे में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि प्रथम बार संविधान की मांग किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने की थी। और दूसरी बात है
कि अब मांग होने के बाद पहली बार इसको आधिकारिक कब मिला, ठीक है। अब इस क्रम हम चीज़ों को देखेंगे। तो 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की, तो ठीक है, ऑफिशियल रूप से कांग्रेस ने क्या है 1935 में मांग करना शुरू कर दिया कि हमारे पास हमारा एक संविधान होना चाहिए, जो क्या है वो संविधान हम लोग बनाएंगे, ना कि अंग्रेज बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं, हमारी सोसाइटी के लोग कैसे हैं। सारी चीज़ें जब हम जानते हैं तो हम ही बता सकते हैं कि कौन सा कानून किसके लिए ठीक रहेगा। तो 1935 में कांग्रेस ने क्या है आधिकारिक मांग इसकी कर दी। हालांकि उस समय भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये 1935 की बात चल रही है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, अगर देखें इसी क्रम में, तो 1940 बात धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते 1940 में पहुँच जाती है, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। आप देखेंगे ना, जब तीनों प्रस्ताव 1940 देख रहे हैं, वर्ल्ड वार सुनेंगे, वर्ल्ड वार सेकंड जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1939 से और 1945 के बीच में, ये वर्ल्ड वार सेकंड चालू हुआ था। ये उसी समय का टाइम है जब ये तीनों 1940 का अगस्त प्रस्ताव आप देख लें, जहाँ पर क्या हुआ था सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी संविधान को। मिस इन्हें बताया गया था हाँ हाँ ठीक है दे दिया जाएगा, अंग्रेजों ने ऐसा वादा किया था अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, जैसे कि उन्होंने बोल दिया हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, मतलब पूरी आज़ादी नहीं देंगे। डोमिनियन स्टेटस मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर ब्रिटेन बोला कि जैसे आप लोग क्या है, मान लीजिए मैं आपको आंतरिक स्वतंत्रता दे देता हूँ, लेकिन क्या है अंदर से, मतलब आप बाहर से अगर कोई पूछेगा कि आप स्वतंत्र हैं कि आप डोमिनियन हैं कि आप क्या हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं बोल सकते कि मैं स्वतंत्र हूँ। आप बोलेंगे कि मैं अभी क्या है ब्रिटेन हमारे यहाँ प्रमुख है, ब्रिटेन का जो राजा है वो हमारे यहाँ भी प्रमुख है। तो ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता था, मतलब हम भी अभी तक उनके कॉलोनी में गिने जाएंगे, उपनिवेशों में काउंट किए जाएंगे, ये डोमिनियन स्टेटस था। तो अगस्त प्रस्ताव में ये सारी चीज़ें आई। लेकिन क्या है 1939 जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि स्थितियाँ ऐसी बिगड़ी कि अंग्रेज़ों की हार होनी शुरू हो गई 1940 में। अगर मैं जब 1942 की बात करूँ तो क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें आधिकारिक मांग की जाती है संविधान की। अब क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन में यही बात की गई कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, संवैधानिक सुधार किए जाएंगे आपके यहाँ। आप सोच रहे हैं कि ऐसा अंग्रेज किस लिए राजी हो गए ना, कि भाई हम आपको संविधान क्यों बनाने दें। पहले तो क्वेश्चन यही मन में उठना चाहिए कि आखिर मतलब अंग्रेज इस बात के लिए राजी ही क्यों हो गए कि आप लोग संविधान अपना बनाइए। भाई इतने भी अच्छे तो नहीं थे कि इतना मतलब जल्दी राजी हो गए कि आप लोग अपना संविधान बनाइए, अपना देश को संभालिए, जो शासन चलाइए अपने तरीके से चलाइए। तो ये एक सवाल तो उठता है ना कहीं मन में कि आखिर अंग्रेज इस बात के लिए राजी क्यों हो गए कि आप क्या है अपना एक संविधान बनाइए और अपना एक मतलब राज्य अपने हिसाब से चलाइए। तो उसमें परिस्थितियाँ ऐसी थी, जैसे कि मैंने बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया 1939 में चालू गया और 1942 क्रिप्स मिशन आ गया है। तो इस समय ऐसा है कि जैसे वहाँ पर जैसे यूरोप, मैंने बोला कि फ्रांस ऐसा देश था जो इन लोगों को क्या है नाक में दम कर देता था, ब्रिटेन वालों को, क्योंकि फ्रांस ऐसा ही देश था जो ब्रिटेन को वहाँ यूरोप में टक्कर देता था। तो फ्रांस क्या है आसपास के जितने भी इलाके थे उन सबको विजेत मतलब हरा के खुद के अंडर में कर चुका था। तो इससे डर की वजह से ब्रिटेन ने क्या है हाहाकार उसके अंदर मच गई, यार ये तो मतलब पूरी लुटिया ही डूब जाएगी, हमारी तो पूरी बदनामी हो जाएगी। तो ब्रिटेन ने क्या है क्रिप्स मिशन लेकर आया, क्योंकि जो ब्रिटेन के दोस्त थे जैसे कि मान लो रसिया हो गए, यूएसए हो गए और ब्रिटेन हो गए थे, ये सब क्या है एक मित्र राष्ट्र थे। तो उन लोगों ने क्या है जो इसके मित्र थे, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे कि ब्रिटेन मतलब रूस हो गया, तो ये सब क्या है इसके ऊपर प्रेशर डालने लगे ब्रिटेन के ऊपर, क्या है कि आप भारतीयों का सहयोग लीजिए, अन्यथा हम क्या है वर्ल्ड वार सेकंड को हार जाएंगे, आप कुछ कीजिए, उनको सपोर्ट लीजिए, आप जो मांगते हैं उन्हें दीजिए। तो उसी क्रम में ये लोग लेकर आते हैं कि क्रिप्स मिशन लेकर चलिए भैया, उन्हें जल्दी से फटाफट कुछ वायदे कर दीजिए बड़े बड़े कि हाँ फला फला आपको दे दिया जाएगा, बस हमको चलिए क्या है आप अपनी सेना में दीजिए और हमें युद्ध में जिता दीजिए। तो ये लोग क्या है भारतीयों का एक तरह से स्वीकृति लेना चाहते थे कि भारतीय भी हमारे साथ रहें, और ताकि हम विश्व को दिखा सकें कि पूरी भारत की जो जनता है, भारत की जो सेना है वो हमारे साथ पूरे दिल से है, पूरी ईमानदारी से है, तो हमें कमज़ोर ना समझा जाए। तो ये भौकाल वो क्या है पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं, ब्रिटेन के लोग बनाना चाहते थे। तो ठीक क्रिप्स मिशन में यही हुआ। तो इन्होंने आके बड़े बड़े वादे किए, तो आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और इसके बाद संविधान सभा में कुछ मतलब संविधान के प्रति काम किए जाएंगे और ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन
कृषि मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, ये सारी चीज़ें इतिहास की बातें हैं। लेकिन हम आज संविधान की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में पढ़ने लग गए ना, तो कम से कम एक एक का फलूदा निकालने में आधा आधा घंटा लगेगा। तो यार सोचो, आधा आधा घंटा अगर मैं एक एक का फलूदा निकालूंगा भैया, तो 90 मिनट तो यहीं चले जाएंगे। तो यार मैं संविधान पढ़ाने आया हूँ कि इतिहास पढ़ाने आया हूँ ना, तो बात तो है। तो जब अगर डिटेल से हम जब पढ़ेंगे तो हम सब मतलब इतिहास में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम उतना ही चीज़ें देखेंगे शॉर्ट में, जितना कि संविधान के बैकग्राउंड, उसकी भूमिका बनाने के लिए जितना है महत्वपूर्ण है, सिर्फ उतनी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कृषि मिशन क्या है, इन सारी बातों को लेकर आए। सिर्फ इसका यही उद्देश्य था कि भारतीयों को क्या है, समर्थन लिया जाए। अब जैसे ही भारतीयों को समर्थन मिल गया, हालांकि मिल भी गया, क्योंकि भाई हर भारतीय चाहता था कि हमें क्या जल्दी से जल्द आज़ादी मिल जाए, कि चलो भाई अंग्रेजों के ऊपर एक बार और भरोसा कर लेते ना। क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार धोखा खा चुके थे। लेकिन फिर होता ना, जब आदमी अगर मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लगता है चलो एक ट्राई और कर लेते हैं। तो इसी यही समझ के क्या है कि भारतीय जनता ने फिर से भरोसा किया इनके ऊपर और ट्रस्ट कर लिया। लेकिन कृषि मिशन आने के बाद भी जब ये लोग गए समर्थन करके आ गए, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। वही फिर से हाल हुआ, धोखा देने वाला काम फिर से हो गया कि भैया नहीं दे रहे हैं आज़ादी, जाओ हम तो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, हम आपको पूरी स्वतंत्रता आज़ादी नहीं दे रहे हैं। तो कृषि मिशन इस वजह से फेल हो गया। और दूसरी बात तो मतलब कांग्रेस तो इस बात से नाराज़ रहती थी कि आप लोग क्या हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, मतलब पूरी आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए भैया ऐसी, हमें तो जब आज़ादी चाहिए तो हमें पूरा चाहिए। और लीग इस बात से हमेशा नाराज़ रहती थी, क्योंकि इन सारे मिशंस में, प्रस्ताव में ये चीज़ें नहीं निकल के आती थी कि आप क्या है कि अलग से पाकिस्तान बना लीजिए। तो लीग को क्या है, अलग से पाकिस्तान चाहिए था, एक अपना पृथक पाकिस्तान चाहिए था। तो जब उसका प्रावधान इन सारे मिशन में नहीं होता था, तो वो नाराज़ होता था इस बात से कि पाकिस्तान की इसमें बात ही नहीं की जा रही है, और कांग्रेस इस बात से नाराज़ होता था। और अब 1946 की बात करें तो आता है कैबिनेट मिशन। और यही कैबिनेट मिशन क्या है, इस कदम में मतलब इस क्रम में देखें तो एक महत्वपूर्ण कदम था कैबिनेट मिशन का, जो संविधान की मांग को क्या है इसने सफल बनाया। और कैबिनेट मिशन में भी लीग की जो है मतलब अलग से पृथक पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। हालांकि आगे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती, आपने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम सुना होगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उसमें क्या है, बहुत सारे मतलब जिन्ना ने घोषणा कर दी, लीग ने घोषणा कर दी कि भैया अगर आप लोग पाकिस्तान हमें नहीं दे रहे तो हम तो भैया अब दंगा फैलाएंगे कि मतलब मार धाड़ करके पाकिस्तान हम लेंगे, अगर आप लोग क्या है प्यार से नहीं देते हैं। तो वो उस चीज़ पे उतर गया। तो बहुत सारे लाखों मतलब बहुत हज़ारों लोग मारे गए थे और लाखों घायल हुए, लाखों बेघर हो गए थे। तो वो एक इतिहास का विषय है, हम उसमें डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और फिर संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और संविधान सभा में कितने थे उस समय, कैबिनेट मिशन में ये बात प्रावधान किया गया था कि टोटल 389 सदस्य होंगे। और ये कैसे बनाए गए 389 सदस्य, उसमें बोला गया कि एक सदस्य क्या है 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, मतलब प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। आप सोच रहे हैं क्या सर वोटिंग हुई थी वहाँ पर, कि सदस्य चुनने के लिए क्या वोटिंग हो रही थी फिर से जैसे चुनाव होता है अब यहाँ पर? तो भैया वहाँ पर वोटिंग नहीं थी। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप देखें तो क्या आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव में कभी गए थे इलेक्शन वोटिंग करने? नहीं गए थे ना। सिर्फ हम लोग क्या है सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चुनते हैं। तो सांसद क्या है जाके प्रधानमंत्री बना देता है वो लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद में भी भाई क्या है एक सांसद ही तो है। और विधायक जो है क्या है, वो जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो भी अपने आप में एक विधायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी राष्ट्रपति को चुना है? नहीं चुना है। तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति को यही मतलब जो विधान परिषद बनती है यहाँ से, आप जो मतलब विधान परिषद है और विधानसभा है, तो विधान परिषद जाती है यहाँ से राज्यों की तरफ से, और वहाँ से सांसद आते हैं और ये सब मिलके क्या है राष्ट्रपति को चुनते हैं। मीन्स जनता उसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है। तो ठीक वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू किया गया कि जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करेगी। जो वहाँ की विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे उसमें जो जीत हुई थी, ठीक है, तो बोले उसके जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य वही क्या है चुनाव करेंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा ये सदस्य चुने जाने थे। और कौन थी? एकल संक्रमणी मत एवं समानुपातिक पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणी मत क्या होता है भाई? जैसे कि अगर इस समय हमारे यहाँ सिस्टम क्या चलता है, मतलब लगभग देशों में यही चलता है। और एकल संक्रमणी मत ये मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है असल में। इसमें ये होता है कि अब जैसे यहाँ पर है कि अगर मान लो 10 प्रत्याशी खड़े हैं, अगर मान लो पूरे आपके गांव में 1000 वोट है, भाई ग्राम प्रधान का चुनाव होता तो आपने देखा होगा शायद
कि जैसे कि 1000 वोटिंग है, 1000 वो मतदाता हैं आपके क्या है वोटिंग लिस्ट में, तो क्या है कि वहाँ पर मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो कोई एक ही तो जीतेगा उसमें। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है, मतलब जो जीतेगा वो कौन होगा, मतलब किस आधार पे उसको माना जाए कि जीतेगा। भाई उसका तो यही आधार होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसको हम मान लेते हैं कि वो जीत गया। तो इसे बोलते हैं क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा उसे हम जिता देते हैं इसमें। लेकिन फिर भी अन्याय हो जाता है। आप सोचेंगे सर जो सबसे ज़्यादा जीतता है उसी को तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसी को तो हम क्या है नेता अपना चुनते हैं। ऐसा तो हर जगह होता है, लेकिन इसमें भी तो अन्याय होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 10 लोग गांव में थे, ठीक है, चलिए रुकिए, चलिए अब इसको तो आप देख लीजिए, कि इसको मैं थोड़ा मिटाते हुए समझाता हूँ। जैसे कि इधर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, ये सिस्टम है जो इस समय यहाँ पर चलता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला कि गांव मान लीजिए कि आपका 1000 वोटर हैं आपके गांव में, ठीक है, 1000, और इसमें प्रत्याशी कितने खड़े हैं, 10 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं। लेकिन मान लीजिए इसमें जो पहला कैंडिडेट है वो क्या है 300 वोट पाया जाता है, ठीक है, 300 वोट पा गया मान लो, और बाकी के 9 कैंडिडेट मिल के जो है 700 वोट पाते हैं मिल के। और बात ऐसी है कि जो 300 पाया है इसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो इससे वोट ज़्यादा पाए, यानी 10 में से जो पहला कैंडिडेट है वही सबसे ज़्यादा वोट पाया है और उसका वोट कितना है 300 है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि इसको ही विजयी बनाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोट पाया है। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ पर्सनली, क्या ये सिस्टम वैध है, मैं ये पूछता हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि जो ये प्रत्याशी जीता है चुनाव में, क्या ये सिस्टम वैध है, क्या ये जनता के साथ न्याय हो पाया है असल में। आप सोच रहे होंगे सर अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग ये पाया है पहले नंबर का प्लेयर, मतलब जो है कैंडिडेट, तो आप क्या सोच रहे हैं इनको विजयी बना दें, जो कम वोट पाए उनको विजयी बना दें। भाई विजयी वही तो बनता है ना जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है, आप यही सोच रहे हैं ना दिमाग में। लेकिन मुझे बताइए अगर 300 जनता सिर्फ इसे खुश है, अगर 700 पब्लिक ने इसे वोट नहीं दिया, ठीक है, अगर 700 पब्लिक इसे वोट नहीं देती है और सिर्फ 300 पब्लिक इसे वोट देती है, मीन्स 700 पब्लिक ऐसी है जो इसे नहीं चाहती थी कि ये प्रधान बने और 300 ही पब्लिक ऐसी है जो इसे चाहती है कि ये प्रधान बने। तो यार न चाहने वाले तो ज़्यादा हैं इसमें कि ये प्रधान ना बने, लेकिन आपके सिस्टम की वजह से ये प्रधान बन गया क्योंकि यहाँ पर कम ही लोग चाहते थे कि प्रधान बने। तो 300 लोग चाहते हैं प्रधान बने और 700 लोग चाहते हैं नहीं बने, लेकिन ये बन गया है। तो बताइए सिस्टम गलत है कि नहीं कहीं ना कहीं। तो इसी त्रुटि को दूर करने के लिए ये सिस्टम हम लोग लाते हैं, एकल संक्रमणी मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है, तो इसमें भैया क्या है, इसको तो खैर हालांकि हम लोग क्या है राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति की वोटिंग देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रेफरेंस देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लो एक बैलेट पेपर आपको दिए जाए, ठीक है, इसमें 4 कैंडिडेट हैं, मान लो A, B, C और D करके 4 कैंडिडेट हैं। और इसमें मान लो कि आप इसमें जब आपको बैलेट दिया जाता है तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ये है चुनाव चिन्ह मार दीजिए। इसमें सिर्फ आपको क्या है नंबरिंग देनी होती है कि आपको जब वे बैलेट मिला, मान लीजिए आपको ये बैलेट पेपर आपको मिल गया, इस पर आप बोलेंगे कि चलिए आपको मान लीजिए कि आपको C वाला व्यक्ति ज़्यादा पसंद, तो आपने इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है, इसको किया आपने 1 नंबर दे दिया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको A वाला पसंद है, आपने इसको 2 नंबर दे दिया। इसके बाद मान लीजिए आपको D पसंद है, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको प्रेफरेंसिंग देनी पड़ती है, मीन्स आप क्या है एक क्रम देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं, तो आपने इसको 1 दे दिया, फिर इसके बाद किसको पसंद करते हैं इसको दे दिया। तो इस प्रकार से सभी लोग ऐसा करेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि C वाला व्यक्ति है, तो C वाले की वोटिंग गिनी जाती है कि चलिए सबसे पहले देते हैं
कि सी वाला व्यक्ति कितना वोट पाया है। तो मान लीजिए आपने एक दे दिया हो, तो अब भाई बहुत से लोग तो सी को तो एक नहीं देंगे, बहुत से लोग नहीं भी देंगे। तो वो क्या है, लास्ट में जब सबसे देखेंगे सबसे कम वोट पा गया है जो, उसको क्या है छांट देंगे कि चलिए अब इसकी सी को यहाँ से हम हटाते हैं, सिर्फ ए बी और डी में अब चुनाव कराते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, छांटते छांटते चीज़ें चलती हैं। देखिए ये सिस्टम थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम राष्ट्रपति का इलेक्शन देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, तो ये सिस्टम मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि आज ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम ये सारा सिस्टम, चुनाव वाला सिस्टम बताएं, क्योंकि ये टॉपिक बताने लगे तो यार वो चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें हम फिलहाल बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसके आगे ये वाला। तो मैंने जैसे कि बताया कि 389 सीटों पर इलेक्शन होने वाला था। अब 389 सीटों में से 296 सीट ब्रिटिश भारत को मिलने वाली थी। ये ब्रिटिश भारत क्या था, ब्रिटिश भारत में जहाँ पर मीन्स अंग्रेज बढ़िया से अपना कब्जा शासन करके चला रहे थे। आपको अच्छा आप लोग कन्फ्यूज होंगे ना कि मतलब अंग्रेज पूरे इंडिया को कैप्चर करके रखे थे। हालांकि इंडिया को मान सकते हैं कि आप वो इनडायरेक्टली चला रहे थे, लेकिन डायरेक्टली वो पूरे इंडिया को नहीं चला रहे थे। जैसे कि अगर रियासतें भी थी हमारे यहाँ पर 552 रियासतें थी, तो क्या है रियासतों को पूरी तरह से वो कैप्चर नहीं की थी, रियासतों को स्वतंत्रता दे रखे थे, लेकिन बोले थे आपका जो है विदेशी मामला, रक्षा का मामला और ये सारे मामले क्या है हम लोग रखते हैं, बाकी आंतरिक मामला आप चलाइए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से तो आप मान सकते हैं इस तरीके से किया है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग ये लोग रखे थे, लेकिन पूर्णतः कंट्रोलिंग नहीं रखे थे, क्योंकि देशी रियासतें तो उस समय क्या है स्वतंत्र थी कुछ मायने में। तो इसलिए बोलता हूँ कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे, जैसे कि 11 प्रांत और 4 कमिश्नरेट थे। जैसे यहाँ पर आज यूटी है तो उस समय क्या बोलते थे, उसको कमिश्नरेट बोलते थे। तो उसमें ब्रिटिश के अंतर्गत मीन्स जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट नियंत्रण था, वो उसमें 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरेट थी। तो 11 प्रांतों के जो चुनाव थे वो मतलब इन सारे ब्रिटिश भारत के जो सदस्यों का चुनाव थे, मतलब यहाँ से जो सदस्य चुने जाते वो कैसे चुने जाते, तो वो VS में जहाँ लिखे इसका मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ये अप्रत्यक्ष चुनाव मीन्स क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति वाला सिस्टम जब बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर 93 सीटें क्या थी, देशी रियासतों से, मतलब देशी रियासतों के लिए रखी गई थी। और देशी रियासतों के जो प्रमुख थे, मतलब देशी रियासतों के जो प्रमुख थे वही मनोनयन करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मनोनयन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, मीन्स जो मतलब रियासतों के जो प्रमुख थे, जैसे भाई जो रियासत होती थी, रियासत मीन्स क्या थी, छोटे छोटे राज थे वहाँ पर। जैसे मतलब एक राजा हो गया, फिर वो शासन अपना करता था, उससे बोलते थे रियासत हो गया, भाई एक रियासत ये है। तो जैसे हैदराबाद एक अपना मतलब रियासत हुआ करती, जैसे जूनागढ़ एक रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर भी उस समय एक रियासत हुआ करती थी। तो ये सब रियासतें थी छोटी छोटी करके। तो यहाँ पर एक शासक होता था जो इसको राजा बोलते थे। आज तो राजा नहीं है, तो कितने बच्चे तो ये भी भूल गए कि मतलब राजा क्या होता है। हालांकि स्टोरी में सुने हो ना, राजा तो वही राजा होता है, तो वही राजा हुआ करता था उस समय। तो देशी रियासतों के जो प्रमुख होते थे क्या है, वो अपने यहाँ से उनके यहाँ जिनको जो सीटें मिली थी, बोले कि आप लोग क्या है डायरेक्ट मनोनयन करेंगे, मीन्स आप जिसको चुन लेंगे मान लिया जाएगा वो संविधान सभा में क्या है आके सदस्य बन जाएगा। तो इतना तो ठीक हुआ था ड्रामा। लेकिन इसके बाद ये हो गया कि देशी रियासतों ने क्या है चुनाव में भाग ही नहीं लिया। बोले हम तो भैया स्वतंत्र हैं, हम क्यों भाग लें, हम नहीं जाते संविधान बनाने, हम तो खुद ही अपना संविधान बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है गड़म गोल होने लगी। तो जब इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया तो बची कितनी भैया, सिर्फ 296 सीट बची, क्योंकि 93 तो भाग ही नहीं लिए। मीन्स देशी रियासतों ने जब भाग नहीं लिया तो 93 सीट वैसे ही कट गई, सिर्फ 296 सीटें बची। अब 296 सीटों में क्या हुआ कि 296 सीटों में चुनाव हो गया, जिसमें कांग्रेस को 208 वोट मिली, मतलब सीटें मिली, और लीग को 73 सीट मिली, और निर्दलीय 8 सीट मिली, और अन्य को 7 सीट मिली। तो इस प्रकार से 296 सीटों का ये नतीजा आया बाद में। फिर क्या है, एक अगर यहाँ पर एक नोट चीज़ मैंने लिखा हूँ कि संविधान सभा कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि संविधान सभा जो चुनी हुई थी वह कैसे चुनी हुई थी, क्या वो मतलब पूर्णतः निर्वाचित होकर चुनी गई थी या फिर मतलब पूर्णतः मनोनीत होकर चुनी गई थी। तो भैया नहीं, न तो पूरी तरह निर्वाचित थी और न थी पूर्णतः मतलब न तो पूरी तरह से मनोनीत थी, न तो पूरी तरह से निर्वाचित थी। तो मीन्स आंशिक निर्वाचित थी। जैसे कि मैंने बताया
कि यहाँ पर जो विधानसभा सदस्यों द्वारा मतलब चुने जाएंगे तो भाई इसको भी निर्वाचन ही तो बोलेंगे। यहाँ पर कोई मनमानी थोड़ी नहीं करा है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुना जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम वोट नहीं दे रहे, इसका मतलब वहाँ पर मनमानी चल रही है, कोई भी चुन लिया जा रहा है, जिसको बोल दिए चलो बन गया। वहाँ भी अंदर वोटिंग तो हो ही रही है। जो भाई हमने जिन सदस्यों को चुनकर भेजा है यहाँ से अपने वोट देकर, जैसे विधानसभा सदस्यों को हमने भेजा है, सांसदों को हमने भेजा है चुन के, वही तो जाके आगे चुन रहे हैं। इसका मतलब हमारी भी सहमति उसी में है। तो वही सिस्टम मतलब तो कुछ तो मनोनीत हो गए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या है निर्वाचित, क्या है रियासतों में क्या है निर्वाचित, मतलब यहाँ पर देखिए निर्वाचित हो गए हमारे यहाँ विधानसभा मतलब विधानसभा सदस्यों द्वारा। और जो मैं मनोनीत की बात कर रहा हूँ क्या है, रियासतें क्या है मनोनीत करने का इन्हें पावर दी गई थी कि आप क्या है मनोनीत कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, एक तो निर्वाचित होने का भी इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, एक मनोनीत करने का भी। तो हमारी संविधान सभा क्या है, न तो पूरी तरह से निर्वाचित है, न तो पूरी तरह से मनोनीत है, मतलब दोनों का क्या है एक मिश्रण रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रही। अब चलिए इसके बाद क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या है अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वो वाला आप सब लिख चुके हो ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके वनडेज में। हालांकि मैं वनडे के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप वनडे के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा की बैठक हुई, तो प्रथम बैठक जो होती है, प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक संविधान सभा की। अगर मैं पूछूँ टोटल बैठक कितनी होती है संविधान बनाने के लिए, जैसे अगर आप आज मैं पूछूँ अगर से आपसे कि इस समय जैसे कि संसद में कितने सत्र चलते हैं साल भर में, ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 3 सत्र चलते हैं ना, कि 3 सत्र चलते हैं पूरे साल में। सोचिए जब संविधान हमारा कितने साल में बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल लगे। तो 3 साल में कितने सत्र चले होंगे इस हिसाब से, अगर एक साल में 3 चलते हैं तो 3 साल में 9 चले होंगे। लेकिन ये उस सत्र तो था नहीं, उसमें संविधान बनाना था, थोड़ा अर्जेंटी थी। तो 12 सत्र टोटल संविधान सभा में, मतलब संविधान कितने बैठकें हुई संविधान सभा को बनाने के लिए, 12 सत्र चले थे। बैठकें नहीं 12 सत्र चले थे, ठीक है। एक सत्र में बहुत सारे बैठक हो सकती हैं, लेकिन सत्र 12 टोटल चले थे यहाँ पर। तो प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ, 211 सदस्यों ने भाग लिया था और लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। भैया लीग बोले हम नहीं खेल रहे, हम नहीं आ रहे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को मतलब हमें पाकिस्तान अलग से दिए नहीं दे रहे। बोले हम अपना सबसे पहले हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे, इसके बाद क्या है अपना संविधान उसी में बनाएंगे। हम क्यों इस संविधान से हम क्यों आए, इसमें शामिल क्यों हुए, ठीक है। हालांकि बाद में शामिल होंगे ये लोग, लेकिन इसमें यही इनका ड्रामा चल रहा है। तो देसी रियासतें भाग नहीं, देसी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया। और इसमें क्या हुआ कि अब क्या है संविधान सभा क्या है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई यार, मतलब काफ़ी लोग इसमें भाग ही नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये संविधान सभा पूर्ण कैसे होगी, हालांकि चीज़ें कैसे कैसे कर कि बोले छोड़ो जाने दो, जो नहीं आया नहीं आया, जो आया वही से। मतलब कांग्रेस अपने आप में खुद ही इतनी बड़ी पार्टी थी, उसमें इतने ज़्यादा नेता थे, इतने ज़्यादा जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करती थी कि उसे किसी चीज़ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया कि चलिए संविधान, जैसे आज भी तो हमारे यहाँ जैसे संसद है उसका भी तो कुछ कोई ना कोई तो अध्यक्ष होता ही है। तो इसमें कौन अध्यक्ष है हमारे मतलब संसद का, बताइए कमेंट करके। मैं ही सारी बताऊँ क्या, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति को क्या है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और वो कौन थे सबसे वृद्ध व्यक्ति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कैसे चुना जाए, तो ये सबसे पहला अस्थाई मतलब इनको टेम्परेरी बना दिया कि बाद में हम लोग क्या है फिर अस्थाई बनाएंगे। अब जैसे देखेंगे कि अस्थाई आगे बन जाते हैं, कौन बनता है, राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पर सच्चिदानंद को सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि संविधान सभा का सबसे पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर अस्थाई अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब द्वितीय बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946, देख रहे हैं 11 दिसंबर 1946 और यहाँ पर 9 दिसंबर 1946, सिर्फ 2 दिन बाद यहाँ पर बैठक हो जाती है, दूसरी बैठक। तो यहाँ पर सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू मीन्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक डॉक्टर एस सी मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णाचारी। तो दूसरी बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। अब चलिए तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर को 1946 को
तीसरी बैठक होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक ये मानी जाती है। तो इसमें क्या होगा, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। नेहरू क्या है, इसने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव का नाम आपने शायद कभी न कभी सुना होगा। हालांकि इस उद्देश्य प्रस्ताव क्या है हम लोग कल देखेंगे डिटेल से, क्योंकि आज देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उसमें 8 प्रावधान थे। यही प्रस्ताव आगे क्या है, प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना प्रेमबल भैया कि हम भारत को एक संप्रभु गणतंत्र गणराज्य ये सब बताते हैं ना। यहाँ पर जैसे प्रियम्बल देखेंगे आप, जैसे संविधान देखेंगे आप, बहुत सारी किताबों को देखते होंगे, पहले क्लियर रहता है, सबसे पहले वही लिखा रहता है, तो उसे प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। हालांकि हम लोग प्रस्तावना को भी आगे डिटेल से देखेंगे ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये जान लो कि यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावना का आधार बना था। मीन्स उद्देश्य मतलब संविधान बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, वो चीज़ें क्लियर किया था नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। तो तीसरी बैठक में यही इंपॉर्टेंट था। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम से में ऐसे आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक से संबंधित है, तो वो कौन सी, तीसरी बैठक से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर आप आज की क्लासें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।